आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने दी इत्तला, कहा कि हुकूमत कवायद के मुताबिक तमाम अहम मामलों पर बातचीत के लिए तैयार। भारत ऑस्ट्रेलिया सिफारती ताल्लुकात की 5वीं सालगिरह के मौके पर नई दिल्ली में दोनों ममालिक के वज़राए दिफा की अहम मीटिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़्म का किया यादा। ऑस्ट्रेलिया ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर की ताज़ियत, कहा कि ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के खिलाफ है भारत के साथ। भारत ने की एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को माली इमदाद की शदीद मुखालिफत। एडीबी को अपने वसाइल के गलत इस्तेमाल के इम्कान से भी किया खबरदार। 3 जून को एडीबी ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन की दी थी मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन आखिरी मरहले में। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने कहा कि तमाम ममालिक ने की पाकिस्तान की पुश्त पनाही वाली दहशतगर्दी की मजम्मत। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दी जाने वाली बैनुल अक़वामी फंडिंग पर उठाए सवाल। और शुमाल मशरक़ी भारत में सैलाब की वजह से भारी नुकसान। जंगी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। सिक्किम में फिजाइया ने चाटन से 2 अमेरिकी शहरियों समेत 33 फंसे हुए लोगों को बचाया। आसाम के 21 अजला में सैलाब, 800 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 3 माह से ज्यादा के वक्फे के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 21 जुलाई को शुरू होगी। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का बजट इजलास इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों ऐवानों को 4 अप्रैल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के कवायद के मुताबिक ऐवान में किसी भी अहम मौजू पर बहस के लिए तैयार है। का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। और दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पर किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुआखजा अदलिया में बदउनवानी से मुताल्लिक मामला है और इसमें किसी किस्म की सियासत की गुंजाइश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। और भारत ऑस्ट्रेलिया के सिफारती ताल्लुकात की 5वीं सालगिरह के मौके पर नई दिल्ली में दोनों ममालिक के वज़राए दिफा की एक अहम मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को मगरबी महाज पर भारत को दरपेश चैलेंजों से भी आगाह किया और इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा रिचर्ड माल्स को इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इरादा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा रिचर्ड माल्स ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर गम का इजहार किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है।
ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा और नायब वजीर आजम रिचर्ड माल्स भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इससे कबल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उनका खैर मकदम किया। मुलाकात से कबल रिचर्ड माल्स दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पहुंचे और वहां खराज अकीदत पेश किया। और जम्मू कश्मीर के अवाम को 2 दहाइयों के इंतजार के बाद चिनाब पुल मिलने जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को चिनाब पुल का इफ्तिताह करेंगे। चिनाब रेलवे पुल इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है और कई तरीक़ों से बहुत ख़ास है। दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल दरियाए चिनाब पर 359 मीटर की बुलंदी पर बनाया गया है, जो पेरिस के एल्फिल टावर से 35 मीटर बुलंद है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बक्कल और कौरी के दरमियान तामीर किया गया आर्च पुल दरिया के किनारे से 1178 फीट बुलंद है, जो कटरा से बानिहाल तक एक अहम लिंक बनाता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL का हिस्सा है। ये पुल 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और इसकी उम्र 120 साल की है। आगे बढ़ते हैं, जहां सिक्किम में सैलाब और तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग के बाद भारतीय फौज ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। NDRF की टीमें और मकामी शहरी भी फौज की मदद कर रहे हैं। इलाके में सयाहत का मरकज लाचन गांव मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। फौज ने गांव से पैदल राब्ता कायम किया और फंसे हुए 113 सयाहों तक पहुंच बनाई, जिन्हें जल्द ही निकाल लिया जाएगा। और अब तक कुछ गैर मुल्की शहरियों समेत 30 सयाहों को फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए कामयाबी के साथ हवाई जहाज से उतारा जा चुका है। चाटन में एक फौजी कैंप पर मिट्टी के तोदे गिरने से लापता होने वाले 6 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और भारतीय फिजाइया ने सिक्किम में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो तूफानी बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासिर हुआ है। भारतीय फिजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए मुतासिरा इलाके में इमदादी सामान गिराया गया। मिजोरम में शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मिजोरम में 24 मई से 3 जून के दरमियान 598 लैंडस्लाइडिंग रिकॉर्ड की गई हैं और इसके नतीजे में 190 मकामात पर सड़कें बंद हो गईं, 119 मकामात पर दीवारें गिरने, 3 कब्रिस्तानों की ज़मीन धंस जाने और 3 मकामात पर ज़मीन धंसने और 9 बिजली के खंभे गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। लैंडस्लाइडिंग के बाइस 171 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि 244 गैर महफूज मकानात को खाली करा लिया गया है। और इसके अलावा सैलाब के बाइस 119 घरों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मिजोरम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से स्कूलों में 4 दिन की तातील के ऐलान के बाद आज स्कूलों में मामूल का काम दोबारा शुरू हो गया। IMD की पेशनगोई के मुताबिक मिजोरम और शुमाल मशरक़ी भारत के दीगर हिस्सों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश मुतवक्के है। मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाए तलाविंग और दीगर नदियों में भी तेजी आई है और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को कई इलाकों में पानी पंप करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सैलाब की वजह से कुछ पंपिंग मशीनरी को नुकसान पहुंचा है। मणिपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। वादिये इम्फाल और इसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई है। लोगों को राहत देने के लिए भारतीय फौज ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम कर रही है।
फौज अब तक सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1560 से ज्यादा लोगों को निकाल चुकी है। वांगखई में सबसे ज्यादा 584 अफराद को निकाला गया है। JNIMS अस्पताल में जहां 569 अफराद को निकाला गया, 15 मरीज थे जिन्हें फौरी देखभाल की जरूरत थी। खिलाई चिगिंग बाम लेखई में 110 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फौज के जवानों ने मुख्तलिफ मकामात से 3 माजूर अफराद को बचाने के लिए खुसूसी मिशन भी चलाया। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जहां 21 अजला में 6,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। सैलाब से मरने वालों की तादाद 12 हो गई है। श्रीभूमि मुसलसल दूसरे दिन सबसे ज्यादा मुतासिर जिला बना हुआ है, जहां 2,30,000 लोग मुतासिर हैं। नगांव में 99,000 लोग मुतासिर हैं, जबकि कछार में 89,000 अफराद मुतासिर हैं। और हैलाकांडी में भी सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं। कई इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क, रेल और कश्ती सर्विस मुतासिर होने से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर हुआ है। कई ट्रेनों को मंसूख करना पड़ा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसाम, मेघालय में आज अलग अलग मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। और भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान शदीद सियासी हमले और जवाबी हमले जारी हैं। बीजेपी के तर्जुमान MP सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी फौज की तौहीन करने और उसके हौसले पस्त करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी नहीं दिया और न ही पाकिस्तान की किसी दहशतगर्द तंजीम ने दिया है। गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर फौज अफसरान की ब्रीफिंग का मवाजना हथियार डालने से किया है, जिससे पता चलता है कि उनकी जहनियत कितनी बीमार और खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने हथियार डाले हुए हैं, भारत कभी हथियार नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारनामे भरे पड़े हैं। गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी आदतन, फितरतन और शरारतन PM के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि भारत किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता। हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत माता के शेर हैं। मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारत की
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है, पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ्द कई ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में बेल्जियम का दौरा करेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को सामने रखेगा। क़ब्ल अज़ीं रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ़द ने लंदन का दौरा किया और वहां हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर और बरतानवी और भारतीय मीडिया से बातचीत की। वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मुहिम के बारे में आगाह किया। कुल जमाती वफ़द के सरबराह रविशंकर प्रसाद ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दी जाने वाली भारी बैनुल-अक़वामी माली इमदाद पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि माशी मदद का पैसा कहाँ जा रहा है। और जेडीयू एमपी संजय कुमार झा की क़यादत में कुल जमाती वफ़द दिल्ली पहुंच गया है और इस वफ़द ने जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया जमहूरिया और सिंगापुर का दौरा किया ताकि ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई जो जारी है उसको दिखाया जाए। शशि थरूर की क़यादत में ऑल पार्टी वफ़द अपने दौरे के आखिरी मरहले में अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका में ये वफ़द पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत का मौक़िफ़ पेश करेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजाहत करेगा। इस वफ़द में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुलियाती, तेजस्वी सूर्या और तेलुगु देशम पार्टी के जीएम हरीश बालियोगी शामिल हैं। और इससे कबल ये वफ़द पनामा, कोलंबिया और ब्राज़ील का दौरा कर चुका है। और इस दौरान काहिरा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दोहरा किरदार है और उसके कई शवाहिद वक्तन फवक्तन सामने आते रहे हैं। Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad. He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. और शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफ़द पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर दुनिया के कई ममालिक को भारत का सख्त पैगाम देने के बाद वतन वापस पहुंच गया है। ये वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेरालियोन का दौरा करने के बाद भारत वापस आया है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक ने पहलगाम वाक़े पर ताज़ियत की है और दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती पर जोर दिया है। अलग अलग देशों में जाकर सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ सेंसिटाइज करने का काम सभी डेलीगेशंस के लोगों ने किया है और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ भारत के प्रति संवेदना और जो 22 तारीख को हमला हुआ उसके प्रति निंदा करने का काम किया। बिहार की लीची पूरे मुल्क में मशहूर है। यहाँ से लीची न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क में भी सप्लाई की जाती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने भी मोतिहारी के दौरे के दौरान यहाँ से लीची का मज़ा चखा और इसके मद्दाह बन गए। लीची की मिठास की तारीफ़ करने के साथ साथ उन्होंने किसानों से उनके मसाइल भी पूछे और 2 बड़े ऐलानात किए और इससे लीची उगाने वाले काश्तकारों को मदद मिलेगी और ये फल ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होगा। बिहार की लीची मुल्क भर में मशहूर है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। इसके अलावा कई अजला में लीची की अच्छी पैदावार होती है।
जब ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करने मशरकी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने बिहार की लीची का मजा चखा और इसकी खूब तारीफ की। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मशरकी चंपारण में किसान चौपाल का भी एहतमाम किया। किसानों ने उनसे कहा कि लीची को स्टोरेज करने का कोई इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये फल तोड़ने के बाद 48 घंटे में काला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। ये सुनने के बाद मरकजी वजीर ने ज़राई तहकीकी टीम को हिदायत दी कि ऐसी नस्ल तैयार की जाए जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, जो तोड़ने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक चलती हो। इस पर तहकीक होनी चाहिए। कृषि मंत्री थोड़ी है कि कृषि मंत्री बने और बैठ के बंगलों में जाए, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी का सायरन बज रहा है और हम सीना फुला के घूम रहे हैं। इसके लिए थोड़ी, इसलिए कि गांव-गांव जा शिवराज, खेतों में किसान के साथ बैठ, उनकी असली समस्या देख और उसके समाधान के लिए जी जान एक कर। ये भारत 145 करोड़ की जनता को भरपूर भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य। नई अक़साम को ज़ख़ीरा करने और उनकी नशोनुमा तक तहकीकी टीम ने किसानों को एक तदबीर अपनाने की सलाह दी और उन्होंने इसका डेमो भी मरकजी वज़ीर के सामने किया। उनका कहना था कि अगर लीची के गुच्छे पर ग्लूकोज में भीगी हुई रुई को बांध दिया जाए तो लीची के ख़राब होने का अमल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इससे ही 48 घंटे से काफ़ी ज़्यादा वक्त तक ताज़ा बना रहेगा। उन्होंने वहाँ ऐसी लीची का सैंपल भी दिखाया जो न सिर्फ ताज़ा थी बल्कि जायकेदार भी थी। लीची सब पक के तैयार है, लेकिन रखने के लिए इसको कोई सुविधा नहीं है। अगर नुकसान हो रहा है, अगर रखने कोई सुविधा हो जाता स्टोर का, तो हम लोग इसको महंगा दाम में बिक्री करते हैं। मुजफ्फरपुर के बाद में चंपारण का ही स्थान आता है लीची के मामले में। लीची में बड़े पैमाने पर लीची की खेती हो रही है। हम लोग खेती कर रहे हैं लीची का, लेकिन यहाँ जो स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। ये बहुत जल्दी तैयार होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसको रखा जाए तो बेहतर दाम में हम लोग बेचेंगे। कृषि मंत्री आए थे पिपरा कोठी, शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके समक्ष भी हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। ये जो लीची उत्पादक किसान हैं सभी लोगों ने रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस दिशा में हम काम करेंगे। मरकजी वजीर के इस ऐलान से बिहार के लीची काश्तकारों को जल्द ही राहत मिल सकती है। लीची हमेशा से उनके लिए मुनाफा बख्श फसल रही है, लेकिन उसका ज़ख़ीरा करना एक बड़ा मसला है। ज़ख़ीराकारी के इंतज़ाम से नुकसान का इम्कान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में ली जे मियोंग जनूबी कोरिया के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इन इंतखाबी नताइज के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जनूबी कोरिया में इस्तेहकाम आएगा, जो कई महीनों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ली जे मियोंग को जनूबी कोरिया का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ली जे मियोंग को कोरियाई जमहूरिया का सदर मुंतखब बनने पर मुबारकबाद। भारत कोरियाई जमहूरिया की खुसूसी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ रुपए की इनामी रकम के साथ शानदार ट्रॉफी मिली। सीजन में सबसे ज़्यादा 759 रन बनाने वाले गुजरात के साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दी गई, जबकि सबसे ज़्यादा 25 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली। 14 साला विभव सूर्यवंशी को सीजन का सुपर स्ट्राइकर मुंतखब किया गया। मुंबई के सूर्य कुमार यादव टूर्नामेंट के सबसे कीमती खिलाड़ी रहे। और कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने आईपीएल टाइटल जीतने पर आरसीबी को मुबारकबाद दी है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा कि आरसीबी को उनके पहले आईपीएल टाइटल पर मुबारकबाद। 18वीं एडिशन में ट्रॉफी उठाने के लिए जर्सी नंबर 18 पहनना अच्छा है, अच्छा खेला और इसके मुस्तहिक बने। सचिन ने पंजाब को भी उनके शानदार सीजन के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि पंजाब किंग्स को भी जबरदस्त सीजन की मुबारकबाद।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। और तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे ये उम्मीद नहीं